बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सबा वसीम 99A से मैं हूँ। बेटा आपके जो उर्दू के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आज हमारा उस सिलसिले का छठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। अभी तक हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके। हमारे उन 5 लेक्चर्स में बेटा आपको पेपर पैटर्न बताया गया, उसके आपके हर क्वेश्चन के लिए आपकी शीट्स, आपकी टाइमिंग को डिस्कस किया गया। आपका पहला जो सबक है वो हमने पढ़ा, फिर हमने अपना ख़त और दरख्वास्त जो है वो पढ़ी, कुछ वाहिद जमा, कुछ मतज़ाद अल्फाज हमने पढ़े, फिर हमने कहानी और मुकालमे की तरफ हम आ गए और उस सिलसिले में हमने अपनी कहानी जो है वो पढ़ ली थी। और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कहानी लिखते हुए आपको कोशिश करनी है कि आपकी क़वाइद इंशा किताब में जो कहानियाँ दी गई हैं, आप वही वाली कहानियाँ याद करें जो आपकी निसाबी किताब यानी आपकी सिलेबस बुक में जो कहानियाँ दी गई हैं, आप उनको याद करें। तो बेटा कहानी तो हमने पढ़ ली थी, तो आज के हमारे इस लेक्चर में अब हम अपना मुकालमा शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ख़त और दरख्वास्त दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना है, लेकिन याद चूँकि हम दोनों ही करेंगे, हम दोनों की तैयारी करेंगे, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह सेम यही चीज़ कहानी और मुकालमे के लिए है। आपको कहानी मैंने बताई थी, आप कहानी याद करेंगे, इसी तरह मुकालमा भी हम ज़रूर याद करेंगे और दोनों को तैयार करेंगे ताकि हमारी कहीं भी किसी किस्म की कोई भी तैयारी में कमी ना रह जाए। अच्छा बेटा, मुकालमा जो लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में बातचीत करना। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो चीज़ मुकालमा कहलाती है। डायलॉग्स आप जिसको बोलते हैं, आपस में बातचीत करना। आपकी किताब में आपको जो मुकालमे दिए गए हैं उनको नाम या उन्वान दे दिए गए हैं, यानी किस किस मकसद के लिए किन दो लोगों के दरमियान जो बातचीत की जा रही है या डायलॉग्स जो हैं वो बोले जा रहे हैं। जैसे आपका पहला मुकालमा जो है वो मरीज़ और तबीब के दरमियान है। मरीज़ यानी जो बीमार है और तबीब जो उसका मुआलिज या डॉक्टर है, उन दोनों के दरमियान में ये एक जो बातचीत हुई, जो मरीज़ ने जाके अपना हाल अहवाल, अपनी बीमारी बताई और डॉक्टर ने क्या बात की, क्या गुफ्तगू की, क्या सजेशंस दी, तो इसके बारे में आपका मुकालमा है। मुकालमा लिखते हुए सबसे ज़्यादा आसानी आपको ये है कि आपको उन्वान समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, सवाल किस तरह से आएगा बोर्ड में आपको कि मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा लिखें, तो यानी आपको पता चल गया कि आपने किन दो लोगों की बातचीत को यहाँ बतानी है। तो आपके लिए आसानी ये हो जाती है कि आप इसमें अपने अल्फाज भी ऐड कर सकते हैं, अपने अल्फाज में आसान करके आप बात को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको ख़याल रखना है, और वो चीज़ें क्या हैं, इसमें जो अलामात लगाई जाती हैं उसका आपने ध्यान रखना है, रमूज़ व काफ का आपने ध्यान रखना है। तो बेटा मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा, मिसाल के तौर पर जैसे हम अपना पहला मुकालमा पढ़ने लगे हैं, मरीज़ और तबीब के दरमियान आपका जो मुकालमा है। अच्छा बेटा, मुकालमा लिखते हुए जो किरदार हैं, यानी जो दो लोग हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग, जब आप उनके नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मरीज़ लिखा, उसके बाद अगली बात किसकी आ गई, उसके तबीब की आ गई, फिर मरीज़ अपनी बात कर रहा है मिसाल के तौर पर, उसके बाद फिर तबीब अपनी बात करेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने नाम लिखे हैं, किरदारों के नाम, इनको आप मार्कर से लिखें। आपने अपने पेज पे जो मार्जिन लाइन लगाई है, मार्जिन लाइन के इस तरफ आप किरदारों के नाम नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। मार्जिन लाइन के इस तरफ आप किरदारों के नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि मार्जिन लाइन से इस तरफ लिखेंगे। अच्छा, इसके आगे बेटा आप ये अलामत, ये कॉलन का साइन हम जिसको बोलते हैं, आप ये ज़रूर लगाएंगे। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये इसके आपके नंबर कटते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे यूँ तफसीलिया लगा देते हैं आगे, यानी ये वाली अलामत लगा देते हैं। तो बेटा ये गलत है, ये अलामत आप इसके आगे नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इसके आगे ये वाली अलामत लगाएंगे। जो किरदारों के नाम हैं वो मार्कर से लिखें। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लाइंस इसलिए लगाई हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ
कि आपने किस तरह से लिखना है। अच्छा जी, अब ये लाइन है, आपकी शीट है, उस पर ये लाइन से आप अपना मुकालमा लिखने लगे हैं। आपने सवाल नंबर लिखा, मुकालमा लिखा, किन के दरमियान आप मुकालमा लिख रहे हैं उसका आपने उन्वान लिखा। अब आगे से आपने अपना मुकालमा लिखना शुरू किया। जो किरदारों के नाम हैं ये आप मार्कर से लिखें, लिखना चाहें तो मार्कर से भी लिख सकते हैं। आपने लिखा, आगे कॉलन का साइन लगाया। अमूमन हर एक मुकालमा, हर एक शख्स की बातचीत आपस में कहाँ से शुरू होती है? जो हमारा तरीक़ाकार है सलाम करने का, जवाब देने का, तो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, यहाँ से आपका हर जो मुकालमा है वो शुरू होगा। तो यहाँ पे बेटा मैंने जैसे आपको ख़त लिखते हुए कहा था कि बेटा आपने अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम जो है इसकी इमला का क्या ध्यान रखना है। ये जो अब मैंने यहाँ पे फिर से बताया आपको कि इसमें आपने वाओ जो है वो नहीं लिखना, क्योंकि इसमें वाओ नहीं लगाया जाता। बच्चे सबसे पहली गलती ही ये करते हैं, तो आपने ये बीच में नहीं लगाना। आप कैसे लिखेंगे इसको सही करके? ये आपका जैसे मुकालमा शुरू हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम आपने लिखा और इसके आगे आप ये वाली अपनी अलामत लगाएंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद वालेकुम अस्सलाम। अब ये तबीब यहाँ पे कह रहा है, और इसके आगे आप फिर ये अपनी अलामत लगाएंगे। आगे उसकी जो भी बात है, उसकी बात चल रही है, उसकी बात यहाँ ख़त्म हो गई, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ख़त्मा लगा दिया। अब मरीज़ अपनी बात कर रहा है, अभी उसकी बात अगर इस लाइन में पूरी नहीं हुई, आप उसको नीचे वाली लाइन में लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जहाँ आपने ये किरदार का नाम लिखा है तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, बल्कि ये जो कॉलन का साइन यहाँ पे आ रहा है, आप फिर यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे और जहाँ आपकी बात ख़त्म होती है वहाँ ख़त्म करके फिर से आगे से नीचे वाली लाइन में आपने तबीब की जो बात लिखनी है आप वो लिखेंगे। तो मकसद क्या है आपको बताने का? जहाँ कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्वेश्चन मार्क लगाएं, जहाँ इस्तजाबिया की अलामत लगाने की ज़रूरत है वो लगाएं, जहाँ आपकी बात ख़त्म हो गई वहाँ फुल स्टॉप लगाएं। किरदारों के जो नाम हैं उनको मार्कर से लिखें। जब आपकी बात लिखते लिखते दूसरी लाइन में आपको अगर नीचे वाली लाइन में आना है, आपकी बात ख़त्म नहीं हुई, तो जहाँ तक किरदार का नाम लिखा है उसके नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे, बल्कि जहाँ वो कॉलन का साइन आ रहा है उसके आगे से आप लिखना शुरू करेंगे। तो ये चंद एक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनका आप ख्याल रखेंगे तो फिर आपको इसमें भी बहुत अच्छे नंबर जो है मुकालमे में वो आपको बोर्ड में मिलते हैं। तो बेटा इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। हम अपना पहला जो मुकालमा है, अभी हम वो अपना मुकालमा पढ़ेंगे। अपना पहला जो मुकालमा हमारा आपके सिलेबस का है, यानी मरीज़ और तबीब के दरमियान जो मुकालमा है जी। तो मंज़र बताया गया कि मरीज़ जो है वो शिफा खाने में दाखिल होता है। शिफा खाना यानी जहाँ से उसको शिफा मिलती है, डॉक्टर का क्लिनिक या हॉस्पिटल। तो जो मरीज़ है वो डॉक्टर के क्लिनिक में दाखिल हुआ। अब साइड पे आप किरदारों के जो नाम लिखते जा रहे हैं और आगे उनके डायलॉग्स। तो कहाँ से शुरू हो रहा है हर मुकालमा? मैंने जैसे पहले बताया एक तरीक़ाकार है दो लोगों का आपस में मिलने का, कि सलाम किया जाता है, हाल अहवाल जो पूछा जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ़ रखिए, कहिए कैसे मिजाज हैं। आगे से मरीज़ क्या कहता है? जनाब बैठना मुश्किल हो रहा है, तबीयत बहुत ख़राब है। फिर आगे तबीब का डायलॉग है, फिर मरीज़ का आएगा। अच्छा जी, तबीब क्या कहता है? क्यों, क्या हुआ? तबीब साहब क्या नहीं हुआ, यानी ये ना पूछें कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछें कि क्या नहीं हुआ, यानी जो हालत है वो इंतहाई ख़राब है। तकलीफ़ की कुछ तफसील तो बताइए ताकि मरज़ का अंदाज़ा हो। तो कहते हैं आप बताएं तो सही आपको क्या तकलीफ़ है, ताकि आपके मरज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके। आगे से मरीज़ क्या जवाब देता है कि सर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, टांगों में दर्द, पेट में सोजिश और बुखार है। यानी उसने एक साथ बहुत सी तकालीफ़ जो है वो डॉक्टर को बता दी। आगे से डॉक्टर पूछता है कि आपको बुखार लगातार होता है? जी लगातार, यानी मुसलसल आपको बुखार है जो कम नहीं हो रहा या ख़त्म नहीं हो रहा। मक़यासुल हरारत से जायज़ा लिया कि किस दर्जे का बुखार है। मक़यासुल हरारत किसे कहते हैं बेटा? हम जो थर्मामीटर हम जिसको बोलते हैं अरबी ज़ुबान में उसको मक़यासुल हरारत, मक़यास मापने का आला और हरारत यानी गर्मी, गर्मी को मापने का जो आला है थर्मामीटर जिसको कहा जाता है उसको मक़यासुल हरारत। उर्दू ज़ुबान में चूँकि बहुत सी ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वो शामिल हैं,
بہت سی زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ اگر کر لیا جائے تو ہم اس کو اردو زبان کہتے ہیں. عربی کے بھی الفاظ ہیں, فارسی کے بھی الفاظ ہیں, ہندی کے الفاظ ہیں, مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں ان سے مل کر اردو زبان جو ہے وہ تخلیق ہوئی تھی. اسی لیے پرانے دور میں اس کو لشکری زبان کہا جاتا تھا, یعنی یہ لشکر جس میں بہت سے فوجی, بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں مختلف طرح کے, مختلف انداز کے. تو یہ زبان چونکہ مختلف زبانوں کا مجموعہ تھی, مختلف زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ تھی, تو اس وجہ سے اس کو پہلے لشکری زبان اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ اردو زبان اس کا نام پڑا. تو مقیاس الحرارت یعنی تھرمامیٹر آپ جس کو کہتے ہیں, گرمی کو, حرارت کو ماپنے کا جو آلہ ہے وہ مقیاس الحرارت کہلاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے تھرمامیٹر سے چیک کیا. یہاں بھی بیٹا اگر آپ کو اس طرح کے الفاظ مشکل لگتے ہیں, ویسے تو آپ اب 9th کلاس میں ہیں, آپ جس لیول میں ہیں آپ کو ان تمام الفاظ سے واقفیت بھی ہونی چاہیے, ان کے مطلب بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے, اور آپ کو ان کو لکھنا, بولنا, استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کریں. مطلب آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. تو اگر آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے, آپ کو یہ لفظ نہیں یاد ہو رہا, تو آپ اس کا مطلب بھی لکھ سکتے ہیں, تھرمامیٹر بھی آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان سے بھی آپ کو واقفیت ہو, آپ کو ان کی املا بھی آئے, ان کے مطلب بھی پتہ ہوں, اور ان الفاظ سے آپ کی واقفیت ہو جائے. تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے تھرمامیٹر سے چیک کیا کہ آپ کو کس درجے کا بخار ہے, یعنی کتنا بخار ہے. جی کئی بار دیکھا ہے 101, 102 درجے کا بخار ہے مریض, اور پیٹ میں شدید تکلیف ہے, یعنی کوئی انفیکشن ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کے پیٹ میں جس کی علامت کے طور پر اس کو بخار جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں جی درد ہے, سوزش ہے, اور پیٹ میں بہت زیادہ بخار معلوم, یعنی پیٹ میں زیادہ جو بیماری کی نوعیت ہے وہ شدید کہاں محسوس ہوتی ہے, اس کو پیٹ میں. زبان کی رنگت کیا ہے. اب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ زبان کا رنگ کیسا ہے. جی زبان پر موٹی زرد تہ جمی ہوئی ہے, پیاس شدید لگتی ہے اور جی گھبراتا ہے. جی پیاس لگتی ہے اور دل بہت گھبراتا ہے, یعنی یہ وہ علامتیں ہیں کہ اگر پیٹ میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کی علامتیں جو مختلف آپ کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر ان کے ذریعے بیماری کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو پیاس شدید لگتی ہے, جی گھبراتا ہے, جی پیاس لگتی ہے اور دل بہت گھبراتا ہے. آنکھوں کے ڈھیلوں کے پیچھے درد محسوس ہوتا ہے, ہمارے جو آئی بالز ہیں آنکھوں کے پیچھے درد ہونا, تو اس نے کہا جی بالکل محسوس ہوتا ہے. نقاہت طاری ہوتی ہے جسم پر. وہ پوچھتا ہے کہ کیا کمزوری آپ کو محسوس ہوتی. نقاہت کہتے ہیں کمزوری کو. جی اٹھا نہیں جاتا اور بہت کمزوری ہو گئی ہے. پھر ڈاکٹر کیا بتاتا ہے, آپ کو میعادی بخار ہے. میعادی بخار یعنی ایک مدت کا, جو آپ کو انفیکشن ہو جائے, عموماً کہا جاتا ہے انفیکشنز کو ٹھیک ہونے میں 3 سے 5 یا 7 روز جو لگتے ہیں, تو وہ جو انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بخار ہو جائے, تو اس نے کہا آپ کو وہ بخار ہے. جو ادویہ دی جائے, ادویہ دوا کی جمع, دوا جو آپ کھاتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے, تو اس کی جمع ہے ادویہ. دوائی جو ہم لفظ بولتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی غلط ہے, غلط العام میں آتا ہے. دوائی کوئی لفظ نہیں ہوتا, صحیح لفظ دوا ہوتا ہے. ہم چونکہ غلط العام میں عادی ہو چکے ہیں اس طرح کے الفاظ بولنے کے, تو ادویہ, اور پھر اس کی اگر جمع الجمع کیا جائے تو وہ ادویات آتا ہے. تو دوا, ادویہ اور ادویات. دوا جب زیادہ ہوگی اور جب وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو پھر ہم ان کو ادویات کہتے ہیں, لیکن دوا کی جمع ہے ادویہ. تو آپ کو جو ادویہ دی جائیں پابندی سے کھائیں, آپ کو جو بھی دوائی دی جائے اس کو پابندی سے کھائیں, اور جو پرہیز بتایا جائے اس پر سختی سے عمل کریں. کیونکہ یہ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا, ایک مقولہ سن رکھا ہوگا کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو جن چیزوں سے روکا جائے, منع کیا جائے, وہ پرہیز ضرور کریں, اس پر سختی سے عمل کریں. جی آپ کی ہدایت پر من و ان عمل ہوگا. من و ان عمل ہونا, جس طرح سے کہا بالکل عین اسی کے مطابق. جب آپ کسی چیز کے عین مطابق کریں, یعنی 100% آپ کوئی کام کریں جس طرح سے آپ کو کسی نے کرنے کا کہا ہے, اس نے کہا آپ جس طرح سے کہیں گے میں اس پر بالکل اسی طرح سے عمل کروں گا. آپ کو ضد حیاتی. اچھا بیٹا اب دیکھیں, آپ کو اس طرح کے الفاظ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سے لفظوں کے نئے نئے الفاظ سے آپ کی آگاہی اور واقفیت ہو جاتی ہے. ہم لوگ بہت استعمال بھی کرتے ہیں اس چیز کو, اور اس لفظ سے ہر کوئی واقف بھی ہوگا, اینٹی بائیوٹک. جب آپ اپنے جسم کے اندر جو ایک قدرت نے امیونٹی دی ہے چیزوں سے, بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے, جب وہ کمزور پڑ جائے تو آرٹیفیشلی ہمارے اندر جو چیز ایڈ کی جاتی ہے
اس کو اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے، یعنی ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے جو آپ کے اندر دوائی دی جاتی ہے۔ تو اردو میں اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کو ضد حیاتی کہا جاتا ہے، اینٹی بایوٹک جس کو آپ کہتے ہیں۔ آگے بریکٹ میں آپ کے پاس انگلش میں اینٹی بایوٹک بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میں وہ دوا دے رہا ہوں، ہر 12 گھنٹے کے بعد کھائیں، جب بخار تیز ہو تو پیراسیٹامول کھائیں۔ جی بہتر، اور پرہیز؟ تو اس نے کہا روٹی بوٹی اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، یعنی گوشت سے اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بازاری کوئی چیز نہیں کھانی، کوشش کریں بازار کی کوئی چیز نہ کھائیں، گھر کا صاف ستھرا کھانا کھائیں، بس زود ہضم اور نرم غذا استعمال کریں۔ زود ہضم جو آپ کو آسانی سے ہضم ہو جائے، ہلکا پھلکا جو آپ کھانا کھاتے ہیں۔ 3 دن بعد دوبارہ چیک کروائیں اور وڈال ٹیسٹ یا ٹائیفائڈ ٹیسٹ کروائیں۔ آپ مختلف بیماریوں کا پتہ چلانے کے لیے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ اگر بخار جو ہے یا کوئی بھی انفیکشن بگڑ جائے تو اس کی جو مختلف صورتیں ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، خون کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ بیماری کی شدت کتنی ہے اس کا پتہ چل سکے اور پھر ہم اس کو کم کر سکیں۔ جی بہتر، بہت بہت شکریہ معالج محترم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ نگہبان، خدا آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ تو یہ 2 لوگوں کے درمیان، مریض اور طبیب کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی، ان کے آپس میں جو مکالمہ ہوا، جو ڈائلاگس ہوئے، تو یہ آپ کا مکالمہ تھا۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے بیٹا آپ کے پاس، جب میں نے آپ کو صفحے بتائے تھے، جب میں نے آپ کو پورا کویشچن پیپر لکھ کے دیا کہ کس سوال کو آپ کتنے صفحوں پر حل کریں گے، تو 1.5 سے 2 صفحے جو ہے، عموماً 2 صفحے ہم نے اس کے لیے رکھے تھے، تو 1 سے 1.5 صفحے تک جب آپ اپنا مکالمہ لے کے جاتے ہیں تو بڑا اچھا آپ کا مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر لکھیں، مکالمے کا عنوان دیں، کرداروں کے نام مارکر سے لکھیں، اس میں رموز و اوقاف کا دھیان رکھیں، کہاں فل سٹاپ آئے گا، کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے تو کویشچن مارک لگائیں گے، کہاں پر آپ کو استجابیہ کی علامت لگانی ہے، بات ختم ہوگی آپ نے فل سٹاپ لگا دیا۔ اور آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو آسان کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے نوٹس میں آپ کی رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے وہاں سے بھی مدد لیجیے، اپنے الفاظ بھی چاہے استعمال کیجیے، تو آپ کا ایک بہت اچھا اور بہترین مکالمہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو آپ کے جتنے بھی مکالمے ہیں اس میں سے آج ہم نے ایک مکالمہ بھی اپنا پڑھ لیا ہے۔ تو بیٹا ہمارے آج کے لیکچر میں ہم نے اب آج یہ مکالمہ پڑھا، تو اب اگلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کی جو کتاب ہے، آپ کی جو بک ہے، آپ کی بک کو میں نے بتایا کہ 3 حصوں پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ کا حصہ نثر ہے، حصہ نثر میں سے ہم نے پہلی چیز جو پڑھی وہ آپ کا پہلا سبق تھا، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہم نے پڑھ لیا۔ آگے آپ کا حصہ نظم اور حصہ غزل بھی ہے۔ حصہ نظم جس میں اس دور کے، پرانے دور کے چند مشہور اور بڑے جو شاعر ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے، ان چند ایک شاعروں کے آپ کو وہاں پر کچھ نظمیں دی گئی ہیں۔ آپ کی 4 نظمیں شامل ہیں آپ کے حصہ نظم میں، اسی طرح سے حصہ غزل میں آپ کی بڑے مشہور شاعروں کی 4 غزلیں شامل ہیں۔ تو بیٹا حصہ نثر میں سے ہم اپنا پڑھ چکے، اپنی حصہ نثر میں سے اپنا پہلا سبق جو تھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی کا لکھا ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے اسباب اور واقعات بیان کیے، وہ ہم نے پڑھا۔ اور اسی طرح سے جب ہم آتے ہیں اپنے حصہ نظم کی طرف، تو حصہ نظم میں سے بیٹا آج ہم اپنی پہلی نظم شروع کریں گے۔ چند ایک ضروری باتیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جب ہم اپنی نظم پڑھیں گے، تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بورڈ پہ لکھ کے بتاؤں گی۔ اس کو اب ہم ریز کر دیتے ہیں، چونکہ مکالمہ ہم نے اپنا پڑھ لیا، اب ہم اپنے حصہ نظم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری کتاب میں جو ہمارا حصہ نظم دیا گیا ہے، اچھا بیٹا حصہ نظم میں آپ کی 4 نظمیں موجود ہیں، حصہ غزل میں آپ کی 4 غزلیں موجود ہیں۔ جب آپ نظم اپنی دیکھیں گے، حصہ نظم کھولیں گے، تو آپ کی جو 4 نظمیں ہیں ان کے عنوان ہیں، یعنی نام کے ساتھ، عنوان کے ساتھ۔ جیسے سب سے پہلی جو نظم ہے وہ ہے حمد۔ حمد کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نعت۔ نعت کیا ہے؟ وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور شان بیان کی جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ اس سے اگلی ہم نظم پہ آتے ہیں تو اس کو ایک نام عنوان دے دیا گیا، وہ ہے برسات کی بہاریں۔
उसमें बरसात के मौसम का जिक्र किया गया। उससे अगली नज़म आ गई पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इकबाल ने मुसलमान उम्मत के इत्तेहाद के लिए जो नज़म लिखी। तो मकसद अभी आपको बताने का क्या है कि नज़म का कोई एक नाम या उन्वान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक ही मौजू से मुतल्लिक होती है, तो हम उसको कोई नाम या उन्वान दे देते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि नज़मों के नाम या उन्वान क्यों हैं, क्योंकि हम उसे क्योंकि एक ही टॉपिक बयान किया जा रहा है, तो हम उसी मुनासबत से उसको कोई एक उन्वान दे देते हैं। तो अच्छा बेटा, हमारी जो पहली नज़म आज हम पढ़ेंगे, हमारे बहुत मशहूर मुसन्निफ़ भी हैं, नसर निगार भी हैं और शायर भी हैं। बहुत बेहतरीन शायर भी हैं और बहुत बड़े नसर निगार भी हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, आपने नाम पहले भी सुना होगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका नाम है। 1837 से 1914 तक का इनका दौर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने अपना सबक हमने पढ़ा था पहला हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बेटा आपने जो मुसन्निफ़ और इसी तरह से हिस्सा नज़्म और गज़ल में जो शायर है, तो आपने उनकी ये तारीख़, जो उनकी पैदाइश का साल और वफ़ात का साल है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ये आपसे MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको जो मुसन्निफ़ का या शायर का तारुफ़ है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक, उनके काम की खूबियाँ और आखिर में उनकी खिदमात। तो इन्हीं तीनों पोर्शंस में से आपको कोई भी चीज़ MCQ या शॉर्ट आंसर की फॉर्म में पूछी जा सकती है। ये मत समझिएगा कि जो शुरू में शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ दे दिया गया है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बस आपने ऐसे ही पढ़ लिया एक मरतबा या इसमें से कुछ याद नहीं रखना। तो बोर्ड में इसमें से भी आपको MCQ या शॉर्ट आ सकता है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत बड़े नसर निगार और बहुत बड़े शायर भी थे। जितने उम्दा नसर निगार थे उतने ही उम्दा शायर भी थे। नसर भी बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, शायरी भी बहुत अच्छी लिखी। 1837 से सन 1914 तक का उनका दौर है। और आज हम अपनी कौन सी नज़म पढ़ने लगे हैं? हमारी नज़म कौन सी है? हम्द। और हम्द यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, वो कहलाती है हम। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई जो नज़म है हम, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, नज़म में से आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको तैयार करनी है? सबसे पहली बात MCQs कहाँ से आएंगे? शायर के तारुफ़ में से। आपको जो नज़म दी गई है उसको अच्छी तरह से आपने कोशिश करना है उसके अशार को याद रखें। आपके किसी भी शेर में से कोई भी चीज़, आपको कोई एक लाइन, एक मिसरा ले लिया जाएगा, उस मिसरे में से आपका कोई एक लफ्ज़ हटा दिया जाएगा और आपको उसको मुकम्मल करना होगा। ये आपसे MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। हर नज़म के आखिर में जो मश्क दी गई है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से कोई सी भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। और दूसरी चीज़ है शेर की तशरीह, आपको अशार की तशरीह आएगी। बेटा मैंने आपको पहले बताया था, आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो पहला सवाल होगा वहाँ पर तो सवाल नंबर 2 होगा, लेकिन जो पहला सवाल है आपके क्वेश्चन पेपर का वो है अशार की तशरीह। आपको 5 अशार करने होते हैं, 2 नंबर का आपका एक शेर होता है, टोटल 5 यानी 10 नंबर के आपके अशार हो जाते हैं। इसमें से हिस्सा नज़म में से आपने अपने 3 अशार करने हैं। हिस्सा नज़म में से आपको कितने अशार करने हैं? 3 अशार करने, 4 वो आपको देंगे जिसमें से कोई से 3 आपको करने होंगे। तो बेटा नज़म के जो अशार हैं उनकी तशरीह आप किस तरह से करते हैं? आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? शायर का नाम। आप जब करने लगे आपने सवाल नंबर लिखा। अगर आपको मैं पूरी तफसील से यहाँ पर बताती हूँ लिख के कि आप जब तशरीह अपनी शुरू करेंगे तो आप उसको किस तरह से शुरू करेंगे। हर सवाल को करने का तरीका मेरे ख्याल में अब तक तो आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं? सवाल नंबर लिखते हैं, वहाँ ये सवाल नंबर 2 होता है। आप क्या करने लगे हैं? हिस्सा नज़म करने लगे हैं अपना। आपने क्या लिखा? हिस्सा नज़म लिखा। अच्छा बेटा, आप
शेर आपके पास चूँकि टाइम कम है, जैसे मैंने बताया 2.5 घंटे आपके पास, पेपर बच्चों को आता तो है, बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, याद करते हैं, लेकिन मसला क्या हो जाता है बच्चों के साथ कि वो वक्त पर उसको मुकम्मल नहीं कर पाते। आपके पास वक्त जो है वो कम होता है और आपका काम चूँकि ज़्यादा होता है तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपने काम को मुकम्मल करना। तो अब आपको क्या करना है बेटा कि आपने वो तरीके सीखने हैं कि आप अपनी चीज़ें भी बता दें, आप अपनी चीज़ों को बयान भी कर दें और आप अपने वक्त पे अपना काम मुकम्मल कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मिसाल के तौर पर ले रही हूँ पहला शेर। अब आपने सवाल नंबर लिखा, हिस्सा नज़म की आप तशरीह करने लगे हैं। इस अलामत को बेटा याद रखिएगा, ये अलामत क्या है, इसका मतलब है कि आप अपना शेर लिखने लगे हैं। ये शेर लिखने के लिए एक पहचान और एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब है आगे आपने अपना जो लिखा है ये शेर है। अच्छा, आपको चूँकि शेर लिखना है कि आप किस शेर की तशरीह कर रहे हैं, अब आपके पास वक्त भी कम है, आपको अपना वक्त भी बचाना है, शेर भी लिखना है कि आप किस शेर की तशरीह करने लगे हैं। मिसाल के तौर पर हमारा पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम सरा तेरा। अब वक्त भी बचाना है, शेर भी लिखना है, तो हम तरीक़ाकार क्या इख्तियार करते हैं, आपने अपने शेर के पहले कोई 1 या 2 अल्फाज लिखे और दूसरे मिसरे के आखिरी 2 अल्फाज लिख दिए। तो ये एक तरह से एक खाका बना दिया आपने कि ये वो शेर है जिसकी आप तशरीह करने लगे हैं। आपने अपना शेर भी बता दिया, आपका वक्त भी बच गया। आगे से आप चूँकि इसकी तशरीह शुरू करने लगे हैं, तो अब क्या, अभी इन हेडिंग्स को सबसे बेहतर तरीका तो यही है, आप अपने रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर जो भी आपके पास मौजूद है उस पर आप लिख लें ताकि ये आपको अच्छे से याद रहें, आपको मुश्किल ना हो। तो बेटा शायर का नाम, अगली हेडिंग आप क्या देंगे, नज़्म का उन्वान, उसके बाद आप क्या लिख देंगे, इसकी तशरीह। अच्छा, बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि शायर का नाम, नज़्म का उन्वान, उसके बाद वो मफ़हूम की हेडिंग देते हैं तशरीह लिखने से पहले। मफ़हूम क्या है बेटा कि आपका जो शेर है आपने उसको नस्र बना के लिख देना है। आपका 1.5 लाइन से ज़्यादा आपका मफ़हूम नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मफ़हूम ही 4 लाइनों का लिख देते हैं। इस शेर में शायर ये कहता है, उसको लंबा करके 2-3 लाइनों में ले जाते हैं। तो वो आपको, ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छे नंबर दिलवाने की बजाय नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाती है। अगर तो आप मफ़हूम को 1 से 1.5 लाइन का लिख सकते हैं तो ज़रूर मफ़हूम की हेडिंग दें, वरना मत दें। आप सीधा सीधा उसके बाद तशरीह लिखें। अच्छा जी, क्या लिखेंगे शायर के नाम में, अल्ताफ़ हुसैन हाली। कहाँ से लिख गया आपकी ये शेर, कहाँ से, कौन सी नज़्म से लिया गया, हम से। तो आपने हम लिख दी और आगे फिर आप लिखेंगे तशरीह। अच्छा बेटा, तशरीह लिखते हुए 1 से 1.5 सफ़ा, 1 पे मत रहिए, कोशिश करें 1.5 सफ़े की आप तशरीह लिखें। तशरीह में पहली जो 2 नज़में हैं, हम्द और नात, चूँकि दोनों हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ़ है, नात जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, तो आप इन दोनों में आपके पास ये बहुत सहूलत है कि आप, आसानी है कि आप आयत का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा, इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर शेर की तशरीह में कम से कम 2 हवाले के अशार ज़्यादा आप लिखें तो अच्छी बात है। अगर आप 2 से ज़्यादा लिख सकें तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 अशार हवाले के ज़रूर लिखें, मार्कर से नुमाया करके। अब क्या मतलब है इसका, हवाले से मुराद इसी मौजू से मुतलिक, जिस टॉपिक पे आप, जिस मौजू से मुतलिक शेर की आप तशरीह लिख रहे हैं, किसी और शायर के कोई से भी कोई 2 अशार इस मौजू से मुतलिक, जिसको हवाले के अशार कहा जाता है, मार्कर से बीच में वो लिखें, नुमाया करके मार्कर से आप वो लिखें। तकरीबन 1.5 से 2 ना लिख सके तो कम से कम 1.5 सफ़े की तशरीह ज़रूर लिखें। तो फिर आपको जो 2 नंबर का एक शेर है उसमें से आपको 1.5, यहाँ पे बोर्ड में आपको इसमें 2 में से 2 नंबर भी दिए जाते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो बेटा ये आपके नज़्म का जो शेर है, ये उसकी प्रेजेंटेशन है कि अगर आपको शेर आता है और आपको उसकी तशरीह लिखनी है तो क्या तरीक़ाकार है जिससे कि आप अपने नज़्म के शेर की तशरीह को शुरू करेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा यहाँ लिख के बता दिया। कोशिश करें अपने पास किसी रजिस्टर में, कॉपी में इसको लिख के रख लें और फिर इसको इसी तरह अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करें।
تو بیٹا یہ آپ کی نظم جو آج ہم پڑھیں گے اس کا میں نے آپ کو عنوان بتا دیا۔ اچھا دوسری بات، بہت سی نظمیں اور غزلیں ایسی ہیں کہ جن کا ماخذ دیا گیا۔ ماخذ میں نے آپ کو سبق میں بھی بتایا تھا، ماخذ یعنی اخذ کیا گیا، اخذ کرنا سے نکلا ہے یعنی لیا گیا یا نکالا گیا۔ تو جو ماخذ ہے، اگر کسی نظم یا غزل کا ماخذ دیا گیا ہے تو آپ اس ماخذ کو بھی یہاں پر بیچ میں ہیڈنگ بنا کر ضرور لکھیں۔ یہ بہت اچھا امپریشن آپ کی پریزنٹیشن کا ہو جاتا ہے۔ شاعر کا نام، نظم کا عنوان، تو پھر بیچ میں ایک ہیڈنگ آپ دے لیں ماخذ کی۔ اگر آپ کو وہ یاد ہے اور آپ کی نظم اور غزل کا دیا گیا ہے جو آپ کے یہاں پر کتاب میں، تو بیچ میں ایک ہیڈنگ اگر آپ ماخذ کی بھی بنا کے لکھ لیں، اس صورت میں جب وہ وہاں پر دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا امپریشن آتا ہے۔ تو اس طریقہ کار کو اچھی طرح سے بیٹا آپ کو یاد رکھنا ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے اپنی نظم کو پڑھنے کا۔ اب ہم اسی طرح سے آج اپنی نظم جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو شاعر کا تعارف دیا گیا ہے، ہم تعارف پڑھیں گے شاعر کا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مولانا الطاف حسین حالی ایک بہت بڑے نثر نگار بھی تھے، بہت عمدہ شاعر بھی تھے۔ سر سید کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا۔ سر سید کی جو تحریک تھی اس دور کی علم کی، اور جس کے لیے انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اس میں بھی شامل رہے۔ سرکاری ملازمتوں پر بھی رہے۔ جو شاعری میں ایک تبدیلی آئی پرانے دور میں، جو ایک وہی مخصوص شاعری کی جاتی تھی، غزل کی شاعری، عشق محبت کی شاعری، اس سے نکل کر جو نظم کا رواج ڈلا، آہستہ آہستہ سنجیدہ موضوعات کی طرف شاعری کو لایا گیا۔ تو اس سلسلے میں حالی کا جو نام ہے یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ حالی نے نئے انداز کی نظمیں لکھی، نظم لکھنے کا رواج ڈالا، نظم لکھنے کو عام کیا، مختلف نظمیں لکھی تاکہ بعد میں آنے والے اور اس دور کے بھی شاعر اور بعد میں آنے والے شاعر بھی جو ہے ان سے متاثر ہو کر انہوں نے نظم نگاری کی طرف توجہ دی۔ تو غزل اور نظم دونوں کا بنیادی فرق کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے۔ تو غزل کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں وہی عشق محبت کے مضامین لکھے جاتے ہیں، وہی محبوب اور عاشق کی ایک جو داستان ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ لیکن نظم میں آپ کے پاس موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ فطرت پہ لکھیں، مذہب پہ لکھیں، سیاست پہ لکھیں، اپنے ملکی حالات پہ لکھیں، دین پر لکھیں، تصوف پر لکھیں، تو آپ کے پاس کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں شاعری کریں۔ شاعری کو صرف وہی عاشق محبوب تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ حالی نے ایک رواج ڈالا جدید طرز کی اس دور میں شاعری کا، اور شاعری کو نظم کی طرف لے کر آئے۔ عشق محبت کے انہی فرسودہ اور پرانے گھسے پٹے موضوعات سے نکال کر زندگی کے حقیقی مسائل کی طرف لے کر آئے، حقیقی موضوعات کی طرف لے کر آئے۔ تو اس سلسلے میں حالی کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پہلے ہم تعارف پڑھیں گے، اور عموماً بورڈ میں بہت مرتبہ جو حالی کا جو تعارف ہے شروع کا، ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام کیا تھا، کہاں سے تعلیم حاصل کی، جو ذاتی زندگی سے متعلق جو بھی ہے، اس میں سے اکثر جو بورڈ میں ہے MCQs وہ آئے ہیں۔ اچھا جی، خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، ہندوستان کا شہر پانی پت، وہاں پر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا، ایک عزت دار خاندان جو انصاری کہلاتے تھے، وہاں پر ان سے ان کا تعلق تھا، جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ اور غیاث الدین بلبن اس دور کے جو بادشاہ تھے، عموماً جو شاعر ہیں آپ دیکھیں گے کہ شاعروں کے دور کو بادشاہوں کے دور سے یہاں پر بیان کیا گیا ہے، چونکہ تاریخ میں ہمارے پاس جو بادشاہوں کے ادوار ہیں، اگر ہمیں شاعروں کی تاریخوں کا بالکل صحیح اندازہ نہ ہو پائے، لیکن تاریخ میں چونکہ ہمارے پاس ہر بادشاہ کا دور تاریخ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو صحیح اندازہ لگانے کے لیے اس دور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب ہندوستان پر غیاث الدین بلبن بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس دور میں ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، وہ ہندوستان آئے اور پھر یہیں آ کر رہنے لگے، یہیں آباد ہو گئے۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ اسرت غربت کا مترادف ہے، یعنی غربت کے لیے جو ہم ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسرت کہلاتا ہے، یعنی انتہائی غریبی میں زندگی گزارنا۔ اور تنگ دستی کا بھی یہی مطلب ہے، ہاتھ تنگ ہونا۔ مراد کیا ہے؟ بہت غربت ہونا، برے حالات ہونا۔ تو ان کے جو والد ہیں، ایک تو والد کا نام بتا دیا گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں پیدا ہوئے، یہ یاد رکھیے گا۔
किस बादशाह के दौर में हिंदुस्तान आए थे? ग़ियासुद्दीन बलबन के बाद जो बादशाह है उसके दौर में हिंदुस्तान आए थे। और कहाँ से हिंदुस्तान आए? हेरात से ये हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने बड़ी तंग दस्ती में, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। हाल ही अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बहुत छोटी उम्र थी, बहुत बचपन में ही, सिर्फ 9 साल की उम्र थी हाल की जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई और बहन ने उनकी परवरिश की। जो हाली के बड़े भाई और बहन जो थी उन्होंने हाली की परवरिश की। 17 साल की उम्र में उनकी रजामंदी के बगैर उनकी शादी कर दी गई और हाली की उम्र भी बहुत छोटी थी, सिर्फ 17 साल ही के थे कि जब उनकी मर्ज़ी के बगैर हाली चुके। तो हाली को शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। खिताब यानी हुकूमत की तरफ से जो नाम या एजाज़ी नाम दिया जाता है, अगर आपको लोगों की तरफ से दिया गया है तो वो कहलाएगा आपका लक़ब। अगर वो आपको दे दिया गया हुकूमत की तरफ से तो वो कहलाएगा खिताब। तो शम्सुल उलमा का इनको खिताब भी मिला। जैसे मैंने आपके पास अरकान खमसा का जिक्र किया था, तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है हाली से मुतल्लिक। एक तो इनका शुमार अरकान खमसा में होता है और दूसरा हाली को भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। ये दो चीज़ें आप इनसे मुतल्लिक याद रखें कि इनका शुमार होता है अरकान खमसा में और दूसरा इनको शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया। तो हाली जो हैं उन्होंने बहुत चूँकि खिदमात से अंजाम दी, तो बहुत बड़ा नाम, मकाम और मर्तबा जो उनका है वो उर्दू अदब में उनको हासिल है और ख़ास तौर पर शायरी में उनको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा जो है वो हासिल है। अच्छा जी, तो उनकी शादी कर दी गई उनकी रजामंदी के बगैर सिर्फ 9 साल की उम्र में। इल्म के शौक़ में बीवी को मैके छोड़कर दिल्ली चले गए, चूँकि उनको बहुत शौक़ था मज़ीद इल्म हासिल करने का, इल्म हासिल करने के शौकीन थे, तो उन्होंने दिल्ली की तरफ रुख किया और दिल्ली चले गए और वहाँ 1.5 साल मारूफ आलिम और वाइज़ मौलवी नवाज़िश अली के मदरसे में तालीम हासिल करते रहे। उस दौर के बहुत मशहूर गाली ने दीन की भी तालीम हासिल की। तो उस दौर के जो एक बहुत मशहूर आलिम थे, दीन का इल्म रखने वाले, वाइज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है वाज़ करने वाला, नसीहत करने वाला, दीन की बातें बताने वाला। तो मौलवी नवाज़िश अली उनका नाम था, उनका मदरसा था बहुत मशहूर, वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की। 1856 में हिसार कलेक्ट्री में मुलाजिम हो गए और 1856 में इन्होंने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की, मगर 1857 की जंग आज़ादी के बाइस उन्हें वापस आना पड़ा। हम सबको पता है 1857 की जंग आज़ादी, 1857 की जंग आज़ादी, जिसको गदर भी के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेज़ों और मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान उस दौर में जो एक जंग लड़ी गई थी हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों ने एक आखिरी कोशिश की थी अपनी हुकूमत वापस लेने की, तो 1857 की जंग आज़ादी वो कहलाती है। तो जब जंग लग गई तो सारे जो इदारे थे, जो महकमे थे, वो बंद हो गए और मुल्क में बड़ी एक तबाही और बदहाली की सूरत आ गई। तो फिर उन्हें भी वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के मसाहिब और उनके बच्चों के अतालीक रहे। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता ये भी नवाब थे और शायर भी थे। मसाहिब कहते हैं साहब से निकला है साथी, दोस्त होना, करीब होना, तो उनके साथ रहते थे, उनके दोस्त थे, उनके साथियों में से थे और इसके साथ साथ उनके बच्चों के उस्ताद भी मुकर्रर हुए, उनके बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। उसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। हम जब अपना हिस्सा नस्र का दूसरा सबक पढ़ेंगे, हमारे उस सबक का नाम है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल और उसके मुसन्निफ़ भी अल्ताफ़ हुसैन हाली ही हैं। अभी तो हम उनकी नज़्म पढ़ रहे हैं, फिर हम उनका सबक भी पढ़ेंगे। हाली चूँकि गालिब के शागिर्दों में से थे, मिर्ज़ा गालिब अपने दौर के बहुत बड़े शायर थे, उनका शायरी में बहुत बड़ा नाम और मकाम है, मर्तबा है। और 1857 की जंग आज़ादी से पहले जो बहादुर शाह ज़फ़र हैं, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उनके उस्ताद के तौर पर भी वो महल में रहे। लेकिन हाली जो हैं, इन्होंने भी गालिब की शागिर्दी इख्तियार की थी शायरी सीखने के लिए। चूँकि इन्हें गालिब के साथ बहुत ज़्यादा रहने का मौका मिला, उनके शागिर्द थे, उनके साथ रहते थे, तो गालिब की ज़िंदगी के बारे में इन्होंने एक मुकम्मल किताब लिखी थी, जिसमें से वो एक हिस्सा जो आपकी बुक में शामिल है, जो कि अब अपने दूसरे सबक के तौर पर हम पढ़ेंगे बाद में। तो हाली ने शायरी में
गालिब की भी शागिर्दी इख्तियार की। अब यहाँ शागिर्दी से मुराद क्या है? शायरी सीखना। शायरी जब करते थे तो उसको सीखने के लिए, उसकी गलतियाँ दुरुस्त कराने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए जो एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने गालिब से अपनी शागिर्दी इख्तियार की। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरेबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत इख्तियार की। एंग्लो अरेबिक के नाम से दिल्ली में एक बहुत मशहूर स्कूल था, वहाँ उस्ताद की हैसियत से पढ़ाते रहे। गवर्नमेंट बुक डिपो जैसे आपकी हुकूमत की सतह पर एक जो किताबें छापने का जो इदारा है, तो अंग्रेज़ी से जो उर्दू तराजुम किए जाते थे, अंग्रेज़ी से उर्दू में जो तर्जुमे किए जाते थे किताबों के, तो उनकी गलतियाँ, उनकी जो उसमें जो गलतियाँ रह जाती थी उनको दुरुस्त करने के लिए इन्होंने बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार की थी। सन 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। बेटा ये बोर्ड में भी MCQ आ चुका है, जैसे मैंने वहाँ आपको लिख के बताया कि शम्सुल उलमा का खिताब मिला था हाली को और अरकान खमसा में उनका शुमार होता था। तो शम्सुल उलमा का हुकूमत की तरफ से उनको ये एजाज़ जिसको खिताब कहा जाता है कब दिया गया था? सन 1904 में। तो बोर्ड में ये MCQ आ चुका है कि उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब कब दिया गया था? तो सन 1904 में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायर व नस्र निगारों और तनकीद निगारों में होता है। तनकीद भी लिखी, नस्र भी लिखी और शायरी भी लिखी उन्होंने। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रिवायती तर्ज की शायरी की। मैंने शुरू में आपको बताया कि जो एक मखसूस कदीम यानी पुराना तरीक़ाकार चला आ रहा था शायरी का, वो इश्क मोहब्बत की शायरी, आशिक महबूब के किस्से बयान करने की बजाय उसी पुराने अंदाज़ को हटा कर उन्होंने नए अंदाज़ की शायरी शुरू की। मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके ख़यालात को यकसर बदल डाला, यानी मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई हिंदुस्तान में, तबाही और बदहाली का एक दौर शुरू हो गया। जब हम अपना तीसरा सबक पढ़ेंगे सर सैयद वाला, तब मैं तफसील से आपको ये सारा बताऊंगी कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या क्या हालात हुए, किन हालात में मुसलमानों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो जब हालात इर्द गिर्द बदल गए तो ज़ाहिर बात है कि फिर वो इश्क मोहब्बत की शायरी की बजाय ज़िंदगी की मुश्किलें और मुसीबतें जो हैं वो शायरी में आना शुरू हुई। तो शायरी को भी उन हालात ने तब्दील कर दिया। अंजुमन पंजाब की तहरीक, गवर्नमेंट बुक डिपो की मुलाजमत और सर सैयद अहमद ख़ान से वाबस्तगी ने उनके ख़यालात को परवान चढ़ाने में मदद की। तो हालात तब्दील हो गए मुल्क के। फिर उन्होंने, चूँकि पढ़े लिखे शख्स थे, अंग्रेज़ी अदब पढ़ने का मौका मिला, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले उस्तादों के साथ रहने का मौका मिला, जदीद अलूम को उन्होंने देखा, जदीद दौर की तरक्की को देखा कि दुनिया किस तरह तरक्की कर रही है। फिर उनकी मुलाजमत जो रही बुक डिपो में, वहाँ अंग्रेज़ उस्तादों से, अफसरान से उनके ताल्लुकात रहे, तो उनके ख़यालात में एक तब्दीली जो है वो आती गई। तो उनके ख़यालात बिल्कुल उससे तब्दील होते गए। और फिर सर सैयद जो उस दौर की बहुत बड़ी शख्सियत थे, जिन्होंने इल्म की तरफ दोबारा से तालीम की तरफ मुसलमानों को लाए, तो उनसे उनके ख़यालात मज़ीद बेहतर होते गए। मौलाना हाली की अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। अखलाक को बेहतर करने के लिए, मुसलमानों की इस्लाह के लिए और मुल्क से मोहब्बत के लिए जो मिली शायरी उन्होंने की, तो उससे उर्दू पर बहुत गहरे असरात पड़े। उन्हें जदीद शायरी और नस्र निगारी और सवाने निगारी में अव्वलियत का दर्जा हासिल है। उन्होंने नस्र और नज़म की बहुत सी किताबें छोड़ी। आगे बेटा उनकी चंद एक किताबों के नाम है, तसनीफ़ के नाम है दीवाने हाली, मुसद्दस हाली। उन्होंने एक मुसद्दस लिखी जिसको मदो जज़र इस्लाम के नाम से भी याद किया जाता है। मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद। हयात जावेद उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के ज़िंदगी के बारे में जो किताब लिखी उसका नाम है। तो ये उनकी चंद एक तसनीफ़ शामिल है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने अपना हिस्सा नज़म शुरू किया, जिसकी पहली नज़म हम, जिसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली हैं, हमने उनका तारुफ़ पढ़ा, आपको बताया कि नज़म में से कौन कौन सी चीज़ें आपको आएंगी, MCQ आएंगे, आपको शॉर्ट आंसर्स आएंगे जो मश्क में मौजूद है। इसके साथ साथ शेर की तशरीह करने के लिए आएगी, और शेर की तशरीह का पैटर्न क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया। कितनी लेंथ आपको रखनी है, उसमें हवाले के 2 अशार लिखने हैं। तो आप इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये भी तैयार हो जाएगा। तो आज के लेक्चर का चूँकि हमारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है, तो हमने आज तारुफ शायर का पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, हम बाकायदा अपनी जो नज़म है इसको तशरीह के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा जो कुछ हमने आज पढ़ा इस सब को अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा और फिर इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और साथ साथ घर में अपने नोट से मदद लेते हुए अपनी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।